तांग वुलिन ने कहा, मैं 1000 परिष्कार का और अभ्यास करना चाहता हूँ और बेहतर आमदनी कमाना चाहता हूँ। जब मैं पर्याप्त पैसे बचा लूंगा तो मैं एक स्पिरिट सोल खरीद पाऊंगा और अकादमी में बेहतर खाना खा सकूंगा। मेरी खाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और पौष्टिक भोजन बहुत महंगा है। मंग तियान ने अपने बढ़ते हुए शिष्य को देखा जो पिछले 3 महीनों में और भी लंबा लगता था और उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। उन्होंने हल्की सांस भरी, फिर कहा, शायद मैं गलत था। वास्तव में जब तुमने 1000 परिष्कार में सफलता हासिल कर ली थी तभी तुम्हारे पास तीसरे रैंक के ब्लैकस्मिथ बनने की योग्यता थी। तुम्हारी सोल पावर भले ही पर्याप्त मजबूत ना हो, लेकिन तुम्हारी जन्मजात दिव्य शक्ति इसकी भरपाई कर देती है। खासकर ये बात कि तुम मानसिक अवस्था में प्रवेश कर पाते हो और खुद को पूरी तरह गढ़ाई में लगा लेते हो, यहाँ तक कि धातु के भीतर की जीवन सत्ता को महसूस कर लेते हो। तुम्हारी उम्र में ये अत्यंत अद्भुत है। मैं तुम्हें तीसरे रैंक का ब्लैकस्मिथ बनने के लिए जल्दी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि यदि तुम ब्लैकस्मिथ की दुनिया और देखोगे तो अपनी प्रतिभा पर घमंडी हो जाओगे। ऐसा घमंड भविष्य को बर्बाद कर देता है। लेकिन मैंने ये नज़रअंदाज कर दिया कि चाहे कोई सोल मास्टर हो या ब्लैकस्मिथ, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती है और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, केवल तुम स्वयं। सचमुच मैं बहुत स्वार्थी था। तांग वुलिन ने अपने पछतावे से भरे शिक्षक को स्वप्न सा देखते हुए कहा, शिक्षक, तो क्या आप मुझे तीसरे रैंक ब्लैकस्मिथ की परीक्षा देने की अनुमति दे रहे हैं? मंग तियान ने सिर हिलाया। 2. जब मेरा शिष्य ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया में इतना विलक्षण प्रतिभाशाली है तो मुझे उसे चमकने से रोकने का क्या अधिकार है? अनुमति मिलते ही तांग वुलिन खुशी से बोला, धन्यवाद शिक्षक, धन्यवाद। मंग तियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अभी इतना खुश होने की कोई वजह नहीं है। याद रखना, तीसरे रैंक के ब्लैकस्मिथ बनने के बाद तुम ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया में एक उच्च स्थान पर पहुंच जाओगे। मैं संघ से कहूंगा कि वे कुछ समय तक तुम्हारी जानकारी गोपनीय रखें और तुम्हें स्वयं को भी बहुत शांत और संयमित रखना होगा। जी शिक्षक, तांग वुलिन ने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। वुलिन, मैं छठे रैंक के ब्लैकस्मिथ पर अटक गया हूँ और सेंट क्राफ्ट्समैन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहा। इसका कारण ना तो मेरी मेहनत की कमी है और ना ही मेरी प्रतिभा की, बल्कि इसका कारण ये है कि मेरे पास सेंट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए आवश्यक सोल पावर नहीं है। पिछले 10,000 वर्षों में हमारे डोलुओ महाद्वीप पर सोल डिवाइस तेजी से विकसित हुए हैं और आधुनिक बन गए हैं। सोल मास्टर्स की श्रेष्ठता धीरे धीरे कम होती गई है। आज साधारण व्यक्ति भी अधिकांश सोल डिवाइस का उपयोग कर सकता है और इन उपकरणों की शक्ति इतनी अधिक है कि इन्होंने पूरे महाद्वीप को बदल कर रख दिया है। फिर भी ये याद रखना जरूरी है कि हमारे डोलुओ महाद्वीप की नींव अब भी सोल मास्टर्स पर ही टिकी है। किसी भी पेशे में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए सोल पावर और सोल मास्टर की रैंक अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए दिव्य रैंक के मेका मास्टर बनने के लिए कम से कम 8 सोल रिंगों की जरूरत है और ये स्तर पाने के लिए सोल डाउलियो होना अनिवार्य है। हम ब्लैकस्मिथ्स के लिए भी यही नियम है। 7 सोल रिंगे, मार्शल सोल का वास्तविक रूप और उसकी गहरी समझ, इनके बिना सेंट क्राफ्ट्समैन बन पाना असंभव है। इस समस्या का सामना करते हुए मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन काल में सेंट क्राफ्ट्समैन बन पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ आने पर अधिक सोल पावर की साधना पर ध्यान देने को कहा था। तुम्हारी जन्मजात दिव्य शक्ति के साथ जब तुम 5वें रैंक के क्राफ्ट्समैन बनोगे तो तुम्हें अत्यधिक मानसिक शक्ति और सोल पावर की आवश्यकता होगी। इसलिए साधना में पूरा जोर लगाओ और पैसे को लेकर कंजूसी मत करो। अकादमी में खूब पौष्टिक भोजन भी खाओ। जी। मंग तियान आमतौर पर कम बोलने वाले व्यक्ति थे। जब तांग वुलिन ने उन्हें इतना भावुक और उदास देखा तो उसका दिल कस गया। वो अभी छोटा था और उसकी सोल पावर भी अपने साथियों से कम थी। एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनना कहना आसान था, करना नहीं। वो केवल 2 गुनी मेहनत कर सकता था। मंग तियान ने अपनी जेब टटोली और एक लिफाफा निकालकर उसे दिया। मैं एक और काम से यहाँ आया था। ये पत्र पढ़ो, ये तुम्हारे पिता का है। पिताजी ने सोल कम्युनिकेटर पर कॉल क्यों नहीं किया? प्रतिदिन साधना में व्यस्त तांग वुलिन ने 1 सप्ताह से घर पर कॉल नहीं किया था। पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। मंग तियान ने अर्थपूर्ण नजर से सिर हिलाया। तांग वुलिन को एक बुरा आभास हुआ। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर 2 कार्ड और एक पत्र था। उसने पत्र उठाया। उस पर पिता की पहचानी लिखावट बिखरी हुई थी। पिता का पत्र।
तांग वूलिन, मेरे बेटे, जब तक ये पत्र तुम्हें मिले तुम्हारी माँ और पिता बहुत दूर किसी स्थान पर पहुंच गए होंगे। पिता हमेशा स्वार्थी रहा है। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट झेलने दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक शांत जीवन जी सकूं। यहाँ तक कि जब तुम्हारे स्पिरिट सोल का समय आया तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और तुम्हें बेकार सा स्पिरिट सोल लेना पड़ा। उस रात पिता रोया था, क्योंकि मेरी अक्षमता के कारण ही तुम्हें इतनी छोटी उम्र में गढ़ाई सीखनी पड़ी। हालांकि मुझे इसका पछतावा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत कठिनाइयों से गुजारा। पिता को क्षमा करना। वास्तव में तुम्हारा पिता एक मेका डिजाइनर है। शुरुआती वर्षों में मेरी एक डिजाइन के कारण कुछ शक्तिशाली लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी। वे मुझे पूरी तरह नियंत्रित करना चाहते थे, पर मैं तुम्हारी मां के साथ ग्लोरी बाउंड सिटी भाग आया। तभी से हम आम लोगों की तरह छिपकर जीते रहे, लेकिन शायद वो जीवन मेरे लिए नहीं था। तुम्हारे लिए मैं फिर से अपना पुराना पेशा शुरू कर रहा हूँ। साथ में आया ये दूसरा कार्ड। एक तुम्हारी पहचान पत्र है, दूसरा कार्ड फेडरेशन में कहीं भी इस्तेमाल होने वाला बैंक कार्ड है। इस कार्ड में वो रकम है जो मैंने पुनः मेका डिजाइनर बनने के अनुबंध के बदले प्राप्त की। 1 मिलियन फेडरेशन सिक्के। ये 100 साल का एक स्पिरिट सोल खरीदने के लिए पर्याप्त है। इस समय मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। प्रतीक्षा करना। पिता और भी कमाएगा और उसी खाते में भेजता रहेगा। बेटा, तुम प्रतिभाशाली हो और तुम्हें शिखर की ओर बढ़ना है। पीछे मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। याद रखना पिता ने क्या कहा है, इस दुनिया में तुम केवल स्वयं पर निर्भर कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि अपनी शक्ति और क्षमता के बल पर तुम शिखर को अवश्य छुओगे। हमारी तलाश मत करना। हम ऐसी जगह है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। हम संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे सोल कम्युनिकेटर का नंबर पता है। जब स्थितियां स्थिर हो जाएंगी तब मैं तुम्हें खोजने आऊंगा। तुम्हारे पिता और माँ तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। तांग वुलिन पत्र की पहली पंक्ति को घूरता रहा। उसका शरीर और हृदय जैसे एक साथ जकड़ गए हों। आम शब्द थे, पर उनमें पिता का सारा स्नेह घुला हुआ था। पिताजी, माँ, तांग वुलिन चीखा और बाहर भागने के लिए मुड़ा। अगले ही क्षण वो सीधे मंगतियान से टकराया, जिनका शरीर किसी लोहे की दीवार जैसा था। मंगतियान ने दोनों हाथों से उसके कंधे थाम लिए। वे सुरक्षित है, बस कुछ समय के लिए तुमसे दूर रहेंगे। वुलिन, तुम्हें मजबूत बनना होगा। तांग वुलिन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे लिए, सब मेरे लिए, पैसे कमाने के लिए। 3 महीनों की परिवार तड़प उसके सीने में एक साथ उमड़ आई। उसने पत्र को कसकर पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। मैंगतियान ने बिना कुछ और कहे बस टैंग वुलिन के कंधों को थामे रखा। इस समय उसे किसी सलाह की नहीं, बल्कि अपने मन के भारीपन को निकालने की जरूरत थी। कुछ देर तक रोने के बाद टैंग वुलिन की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र फिर से उठाया और एक बार और पढ़ा। जब भी उसकी नज़र उन शब्दों पर जाती, तुम्हारी माँ और पिता तुमसे प्यार करते हैं, उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगते। माँ और पिता चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए या कब मिलेंगे। नाहिर भी चली गई, मेरा पूरा परिवार चला गया। मैंगतियान की गहरी सोच में डूबी आवाज सुनाई दी। क्या तुम उन्हें खोजने की इच्छा रखते हो? टैंग वुलिन ने आंसू भरी आंखों से अपने शिक्षक की ओर देखा। मैंगतियान ने कहा, अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो पहले तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा। तुम्हारे पिता एक बेहतरीन मेका डिजाइनर हैं, लेकिन उनकी यही प्रतिभा उनके लिए खतरा बनी। बेशक उनकी उत्कृष्टता उन्हें सुरक्षा भी देती है, पर जिन्हें उन्हें अपने साथ ले जाने की ताकत है, उनसे लड़ने की क्षमता तुम्हारे पास अभी नहीं है। उन्हें खोजने के लिए तुम्हें बहुत अधिक शक्तिशाली बनना होगा। अभी के तुम बहुत कमजोर हो। शिक्षक, टैंग वुलिन ने रोते हुए पुकारा, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अपने आंसू बहा लेने के बाद उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। मैंगतियान ने उससे थोड़ी देर 1000 रिफाइन्स की बात की और फिर चला गया। कुछ देर बाद टैंग वुलिन भी अकेडमी वापस लौट आया। उसकी स्टोरेज रिंग में अब 2 नए कार्ड थे, एक पहचान पत्र जिससे वो महाद्वीप में कहीं भी जा सकता था, और एक बैंक कार्ड जिसमें उसके पिता की छोड़ी हुई राशि पूरे 10 लाख फेडरल कॉइन जमा थे। अब टैंग वुलिन की कुल संपत्ति 13 लाख फेडरल कॉइन से ऊपर थी। वो आइस क्रिस्टल फ्रूट और स्कारलेट फ्लेम फ्रूट खरीदने के लिए बहुत करीब पहुंच चुका था। इस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्पिरिट सोल नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी पहली सील में बंद गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति को 10 साल से पहले सुरक्षित रूप से अवशोषित करना।
रात के खाने पर जब वो शिएशी और गुयू के साथ बैठा तो दोनों ने तुरंत महसूस किया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर मजबूत था, इसलिए रोने की सूजन उतर चुकी थी, लेकिन चेहरे की निरसता उसके दुख को छुपा नहीं पा रही थी। आखिर वो अभी बच्चा ही था और भावनाएं छिपाना नहीं जानता था। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। अच्छा बताओ, क्लास 1 के बारे में क्या पता चला? गुयू और शिएशी ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। शिएशी ने भारी स्वर में कहा, हम मुसीबत में फंस गए हैं। टैंग वुलिन की उदासी कुछ कम हुई। शिएशी जैसा घमंडी लड़का जब किसी को मुसीबत कहे तो मामला गंभीर ही होगा। शिएशी ने कहा, इस साल की हमारी क्लास 1 को पिछले 100 सालों की सबसे शक्तिशाली नई क्लास कहा जा रहा है। अब समझ आया कि डायरेक्टर ने मुझे क्लास 5 में कैसे बेझिझक डाल दिया। सबसे शक्तिशाली नई क्लास? टैंग वुलिन ने पूछा। आखिर कितने मजबूत हैं? क्या 3 लोग 2-2 रिंग वाले हैं? शिएशी ने चौंक कर देखा। गुयू की आंखों में भी एक अर्थपूर्ण चमक थी। दोनों एक साथ बोले, तुम्हें कैसे पता? टैंग वुलिन भी दंग रह गया। सच में तीनों के पास 2-2 रिंग सोल? क्या वो सच में नए विद्यार्थी हैं? गुयू ने कहा, हमने आज वैविक शाओ को देखा और पता चला कि वो उन तीनों में सबसे शक्तिशाली भी नहीं। पता नहीं टीचर वू ने हमें उन्हीं के लिए चुना है या नहीं, पर एक बात तय है, हमारे लिए मैच जीतना मुश्किल होगा। टैंग वुलिन का चेहरा जम गया। उन तीनों के पास सिर्फ एक रिंग सोल था। शिएशी के पास ट्विन मार्शल सोल होने पर भी हकीकत यही थी कि वो तीनों 1 रिंग सोल मास्टर्स थे। उनके सामने 3 2 रिंग प्रतिद्वंदी, ये तो लगभग असंभव था। गुयू बोली, उनकी वजह से एकेडमी ने नई घोषणाएं की हैं। अब कोई क्लास ग्रेड नहीं छलांग सकती, केवल नंबर बदल सकती है। एकेडमी को डर है कि ये क्लास ऊपर की क्लासों को आसानी से हरा देगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्हें सबसे अच्छे शिक्षक दिए गए हैं। सुना है कि उन्हें अब भी ग्रेड स्किप करवाने की बात चल रही है। इतने शक्तिशाली विरोधी और कल ही उनसे लड़ाई। सब कुछ बहुत अचानक था। टैंग वुलिन को स्पष्ट दिख रहा था, शिएशी और गुयू का आत्मविश्वास डगमगा चुका था। और खुद असल में वो तीनों में सबसे कमजोर था। तीनों चुपचाप बैठे रहे। टैंग वुलिन की भूख भी मर चुकी थी। तभी अचानक डाइनिंग हॉल में एक घोषणा गूंजी, सभी शिक्षक और छात्र ध्यान दें, एक अत्यंत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान आज रात शहर से गुजरेगा। ये तूफान लगभग 1 हफ्ते तक चलने की संभावना है। इस अवधि में सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी और छात्र हॉस्टल से बाहर न निकले। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट तूफान समाप्त होने तक रोक दिया गया है। इसी शहर में तूफान सामान्य बात थी, लेकिन इतना सही समय पर आने की उम्मीद नहीं थी। टैंग वुलिन ने सबसे ज्यादा ध्यान अंतिम शब्दों पर दिया, टूर्नामेंट स्थगित। तीनों ने एक दूसरे को देखा। इसका मतलब था 1 हफ्ता और मिल गया, तैयारी का, सुधार का, जानकारी जुटाने का। लेकिन 1 हफ्ता भी बहुत कम था। 2 रिंग तक पहुंचने में समय लगता था। शिएशी के लिए भी ये लगभग असंभव था। अचानक टैंग वुलिन का चेहरा ठिठक गया। वो खड़ा हुआ और बाहर की ओर चलता गया। वुलिन, कहाँ जा रहे हो? शिएशी डरता हुआ बोला। टैंग वुलिन ने पीछे देखे बिना कहा, मुझे एक छोटा काम निपटाना है, तूफान आने वाला है, मुझे जल्दी जाना होगा। ये कहकर वो डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। शिएशी ने गुयू से कहा, मुझे हमेशा लगता है कि इन 2 दिनों से उसके मन में कुछ चल रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? गुयू बोली, मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी वो तुमसे ज्यादा शांत है। तुम्हें खुद में सुधार लाना चाहिए। शिएशी तुनक कर खड़ा हुआ। मैं किसी लड़की से बहस नहीं करूंगा। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और डाइनिंग हॉल की सभी लड़कियों ने उसकी ओर देखा। और वो धुएं की लकीर की तरह गायब हो गया। उधर टैंग वुलिन ना सिर्फ डाइनिंग हॉल बल्कि एकेडमी से भी बाहर निकल चुका था। उसके दिल में एक आग धधक रही थी। एक आवाज बार बार गूंज रही थी, मुझे शक्तिशाली बनना है, बहुत शक्तिशाली। मैं कमजोर था, इसलिए नायर चली गई। मैं कमजोर था, इसलिए माँ और पापा चले गए। मैं कमजोर हूं, इसलिए अपने साथियों पर बोझ हूं। मुझे शक्तिशाली बनना है। यदि ये पहले होता तो टैंग वुलिन को अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अब उसने गोल्डन ड्रैगन किंग के बारे में और खुद को और भी मजबूत बनाने की संभावना के बारे में जान लिया था। गोल्डन ड्रैगन किंग की मोहरें उसकी जान को खतरे में डालती थी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका भी दिया था। 1 सप्ताह, उसके पास केवल 1 सप्ताह का समय था। यही समय आने वाले तूफान ने दिया था।
पिता ने 1 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स के बदले अपनी स्वतंत्रता का बलिदान दिया। मुझे उस पैसे का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए करना होगा। तांग वुलेन ने अपना सोल कम्युनिकेटर निकाला और तेजी से उसमें सेव किए गए कुछ नंबरों में से एक दबाया। वुलेन? दूसरी तरफ से बहुत जल्दी एक गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। तांग वुलेन के शब्द सीधे थे। ग्रैंड मास्टर सेन, मैं 3rd रैंक ब्लैकस्मिथ रैंकिंग परीक्षा शुरू करना चाहता हूँ। क्या मैं अभी दे सकता हूँ? दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर सेन्युए थे, जो ग्रैंड मास्टर रैंक के ब्लैकस्मिथ थे। क्या अभी बहुत देर नहीं हो गई? रुको, क्या? तुमने क्या कहा? 3rd रैंक कारीगर? शुरू में सेन्युए को ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने समझा कि तांग वुलेन क्या कह रहा है, वो इतने हैरान हुए कि उनकी आवाज ऊंची हो गई। संभव नहीं है। तांग वुलेन ने अपने कदम रोक दिए। उसकी आंखों में निराशा की धुंध छा गई। लगता था जैसे आज फिर तूफान आने वाला था, और यदि वो परीक्षा नहीं दे पाए तो तूफान कब तक शहर तक पहुंचेगा? उसकी अपनी योजनाओं का क्या होगा? उसका गर्म और उत्साहित हृदय ठंडा पड़ गया। तुम बस 1 मिनट रुको, सेन्युए ने गंभीर आवाज में कहा। इस समय सेन्युए एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे, और वो अकेले नहीं थे। उनके सामने ईस्ट सी सिटी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के अध्यक्ष सेंट क्राफ्ट्समैन रैंक वाले मू चेन बैठे थे, और उनके साथ उनकी प्यारी बेटी मूशी भी थी। सिर्फ किसी के 3rd रैंक परीक्षा देने से तुम्हें इतनी बड़ी चौंक क्यों लगी? मू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एसोसिएशन में एक नया ब्लैकस्मिथ शामिल होना अच्छी बात थी, लेकिन वो सेन्युए के चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर थोड़ा उत्सुक थे। सेन्युए के चेहरे का भाव बदल गया और उसमें एक अजीब सी झलक देखी। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, वो वही बच्चा है। कौन? मूचैन एक पल के लिए चकित हुए, फिर उनके मन में एक युवा चेहरे की छवि उभरी। सेन्युए ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वो अभी आकर 3rd रैंक की परीक्षा देना चाहता है, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है, देखिए। मू चेन की आंखों में हैरानी चमक उठी। उन्होंने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोले, उसे कहो अभी आ जाए, परीक्षा बिना किसी देरी के शुरू होगी। अच्छा। सेन्युए ने माइक्रोफोन से हाथ हटाया, फिर बोले, आ जाओ वुलेन, तुम अभी परीक्षा दे सकते हो, यह अध्यक्ष का आदेश है। जी, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। दूसरी तरफ से तांग वुलेन की उत्साहित आवाज आई। मूशी ने अपने पिता की तरफ देखा, फिर सेन्युए की ओर। पिताजी, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? इतनी रात को 3rd रैंक परीक्षा क्यों हो रही है, और आप दोनों इतने हैरान क्यों हैं? मू चेन ने हल्की सांस लेते हुए अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, लोगों के ऊपर भी लोग होते हैं, वो व्यक्ति तांग वुलेन है। मूशी ये सुनकर स्तब्ध रह गई, फिर एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। वो कितने साल का है? वो 3rd रैंक परीक्षा कैसे दे सकता है? 3rd रैंक पास करने के लिए 1000 रिफाइनमेंट्स की आवश्यकता होती है। मू चेन ने सेन्युए से कहा, कृपया बिल बुलाइए, हम वापस चल रहे हैं। आंखें देखी चीज सबसे सच्ची होती है, हम इस चमत्कार को खुद देखेंगे। जब तांग वुलेन एसोसिएशन पहुंचा तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था, लेकिन द्वार पूरी तरह खुले थे। हालांकि अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। देर हो गई है। क्या सब लोग काम से जा चुके हैं? जैसे ईस्ट सी एकेडमी को तूफान की खबर मिली थी, वैसे ही ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन को भी, तो इसलिए अधिकतर कर्मचारी पहले ही घर जा चुके थे। जब वो मुख्य हॉल में पहुंचा तो वहां कोई रिसेप्शन स्टाफ नहीं था। तांग वुलेन तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से गया। दरवाजा खुलते ही उसे एक पहचाना चेहरा दिखाई दिया, सेन्युए। नमस्ते मास्टर सेन, इतनी देर में आपको परेशान करना ठीक नहीं। यहाँ पहुंचते पहुंचते तांग वुलेन शांत हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी। सेन्युए उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, चमत्कार देखने के लिए कभी देर नहीं होती, चलो। वो और कुछ नहीं बोले और उसे परीक्षा के लिए तय की गई फॉर्जिंग वर्कशॉप की ओर ले गए। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, तांग वुलेन दंग रह गया। वहां सिर्फ एक परीक्षक नहीं था। उसने मू चेन और मूशी को भी देखा। अध्यक्ष, नमस्ते अध्यक्ष महोदय। फिर मूशी की ओर झुककर बोला, नमस्ते वरिष्ठ। उनकी पिछली लड़ाई के बाद मूशी ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। उसे देखकर उसे कोई खास भावना नहीं आई, लेकिन मूशी की निगाहों में आग जल रही थी। ये लड़का, क्या ये सच में 3rd रैंक परीक्षा देने आया है? अविश्वसनीय। मू चेन ने मुस्कुराया। वुलेन, तुम्हारी सांसें अस्थिर हैं। मैं सलाह दूंगा कि परीक्षा से पहले खुद को शांत करूं। तांग वुलेन की दिल की धड़कन तेज हुई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अभी खुद को संतुलित कर लेता हूँ। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इतना कहकर वो जमीन पर बैठ गया और ध्यान मुद्रा में चला गया। सेन्युए ने मू चेन से फुसफुसाते हुए पूछा, आप क्या सोचते हैं, क्या वो सफल होगा? मू चेन मुस्कुराए। मैंने उसे कुछ ही बार देखा है, लेकिन उसका स्वभाव उसकी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक परिपक्व है। यदि उसे भरोसा ना होता तो वो यहाँ नहीं आता। जरूर कुछ हुआ है जो वो इतनी रात को यहाँ दौड़ा आया। परीक्षा के बाद पूछ लेना। मैंने देखा है कि उसके 2nd रैंक के कार्य भी कठिन होते जा रहे हैं, दूसरे रैंक की सीमा के बराबर।
सैनी वे हंसे। लगता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। हम सबकी निगाहें इस छोटे बच्चे पर है। मू चैन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये ईस्ट सी सिटी का एकमात्र जीनियस कारीगर हो सकता है। अध्यक्ष होने के नाते मैं इसे कैसे न जानूं। तांग वोलिन ने पूरा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी आत्मशक्ति के सहारे उसकी गति को संतुलित किया था ताकि मन शांत हो सके और भावनाएं स्थिर। 20 मिनट बाद वो अपनी स्थिर अवस्था में खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मास्टर सेन और परीक्षकों, मैं अब तैयार हूं। उसने झुककर अभिवादन किया। उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना में जब वो आया था, उसके श्वास और आंखों की शांति में बड़ा अंतर था।